सभी भाई और बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दी PYQ में। हम लोग उत्तर प्रदेश की योजनाएं, नीतियां कवर कर रहे हैं जो RO और ARO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा भाग 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति है, ये 2022 की है। ये 5 वर्षों के लिए है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण द्वारा राज्य में जो दूध आधारित उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करना, मतलब कि दूध उद्योग को प्रोत्साहन के लिए है ये। इसमें अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है उसको लक्ष्य रखा गया है और इससे रोजगार जो है 1.25 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसमें जो पहले से जो मतलब जिनकी स्थापना हो चुकी है या फिर जो स्थापना है इनका विस्तार करना है, उसके लिए न्यूनतम मतलब 25% की बढ़ोतरी जो है वो इस नीति में उसका प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए जो पशु आहार निर्माणशाला है, मतलब कि पशु आहार के लिए अगर आप निर्माणशाला बनाते हैं तो इसके लिए सरकार जो है 7.5 करोड़ रुपए की छूट देगी और दुग्ध प्रसंस्करण जो है मतलब मिल्क जो प्रोसेसिंग इकाई जो है उसके लिए 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी और 5 वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में अनुदान देगी। मतलब आपको 5 करोड़ रुपए तो अनुदान मिलेगा, सब्सिडी आपको मिल जाएगा सीधे सीधे, और जो 5 वर्ष है उसके लिए 10 करोड़ रुपए तक ब्याज पर अनुदान मिलेगा। जो मतलब आपको जो ब्याज देना है उस पर भी आपको 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान सरकार देगी। तो इसमें मुख्य पॉइंट क्या क्या है, ये 5 वर्षों के लिए है। इसमें अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार चाहती है और इसमें जो पहले से जिनकी स्थापना हो चुकी है जिन इकाइयों की और जिसमें बढ़ोतरी करनी है उसमें कम से कम 25% का ग्रोथ लक्षित है। और जो पशु आहार निर्माणशाला है उसमें 7.5 करोड़ का छूट, और जो मिल्क प्रोसेसिंग जो भी इकाई हैं उसमें आपको 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी और आपको जो ब्याज देना है उसमें 5 वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। दूसरा है उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 का। तो ये 5 वर्षों के लिए है। इसमें राज्य को वैश्विक स्तर पर परिधान के निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें सतत विकास करना भी है। प्रमुख तथ्य क्या है कि आपको 5 जो है वो जो टेक्सटाइल पार्क हैं, वस्त्र एवं परिधान पार्कों का विकास करना है। इसमें 25% पूंजीगत, मतलब जितनी पूंजी लगने वाली है पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मतलब 100 करोड़ रुपया अगर लग रहा है किसी में तो आपको 25 करोड़ रुपए का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। मध्यांचल क्षेत्र में है, मतलब जो मध्य यूपी का क्षेत्र है वहाँ पे अगर इकाई इस्टेब्लिश होती है तो आपको 5%, और पूर्वांचल और जो बुंदेलखंड का एरिया है अगर वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है तो 10% का आपको अतिरिक्त सब्सिडी आपको मिलेगा। मध्यांचल में 5% अतिरिक्त और जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड वहाँ पे 10% अतिरिक्त सब्सिडी मिल जाएगा। जो पूंजीगत सब्सिडी है जो 25% थी, तो 25% जो है वो लिमिट है, उसकी मैक्सिमम सीमा जो है वो 100 करोड़ है। मतलब कि आप मैक्सिमम 400 करोड़ का अगर कोई इकाई का स्थापित करते हैं तो आपको 100 करोड़ मैक्सिमम लिमिट जो है वहाँ तक मिल जाएगा। स्टाम्प शुल्क जो लगने वाला है उस पर 100% की छूट मिलेगी। और जो टेक्सटाइल डिज़ाइन या फैशन ब्रांडिंग मार्केटिंग में जो स्नातक जो उत्तीर्ण छात्र, मतलब जिन ऐसे छात्र जो कि टेक्सटाइल डिजाइन में ग्रेजुएशन है उनको 75% तक, मतलब अधिकतम जो है वो 30 लाख रुपए तक उद्यमी अनुदान मिलेगा। मतलब जो भी छात्र ऐसे हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको 30 लाख रुपए तक का जो सब्सिडी वो मिल जाएगा और वो 75% होगा। मतलब टोटल क्या है 40 लाख का आप कर सकते हैं, 40 लाख का 75% जो है वो 30 लाख है। तो 40 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके जो ग्रेजुएट हैं वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। ये जैव ऊर्जा है, 2022 की नीति है, 5 वर्षों के लिए है ये। इसका जो मुख्य निवेश का लक्ष्य रखा गया है वो 5500 करोड़ है और इसमें जो पहले की नीति है उसमें कमियों को दूर करना है, यही सब है। अब बायोडीजल में क्या क्या हो गया, कंप्रेस्ड बायोगैस, फिर बायोकोल हो गया,
बायो इथेनॉल हो गया, बायो डीजल हो गया, ये सब हो गया। इसमें जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसके उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। फिर बायोकोल के उत्पादन पे 75,000 रुपये प्रति टन की दर से, मतलब एक टन पे 75,000 रुपये, और यहाँ क्या है, एक टन पे 75 लाख रुपए आपको मिलेगा। और बायोडीजल पे 3 लाख रुपए प्रति किलोलीटर की दर से मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए तक आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो जो सब्सिडी की जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, वो कंप्रेस्ड बायोगैस में 20 करोड़ हो गया, इसमें भी 20 करोड़, इसमें 20 करोड़, मतलब तीनों में 20-20 करोड़ है। लेकिन जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसमें एक टन पे 75 लाख का सब्सिडी, कोल जो बायोकोल है उस पर 75,000 की सब्सिडी, और जो बायोडीजल है उस पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी एक एक किलोलीटर पे मिलेगी। जैव ऊर्जा नीति के प्रचार प्रसार के लिए देखिए, जो एडवर्टीजमेंट जो सरकार करती है उसके लिए प्रति जनपद, हर जनपद में 1 लाख रुपए की दर से बजटीय व्यवस्था की जाएगी, मतलब 1 लाख रुपए बजट में दे दिया जाएगा प्रचार प्रसार में। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, मतलब जो एमएसएमई उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए नीति 2022 की है। इसमें उत्तर प्रदेश को पूंजी निवेश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना, ठीक, मतलब उनका लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनना चाहिए उत्तर प्रदेश, ये टारगेट है। और परिणामों स्वरूप 15% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि 15% आपको ग्रोथ करना है, वार्षिक विकास दर, वो भी 15% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना, जो भी नवी निकायें जो स्थापित हो रही हैं उनके लिए। प्रमुख इसका लक्ष्य क्या है, जो पूंजीगत सब्सिडी है, मतलब जितना भी बिजनेस, ये मतलब एक बिजनेस स्टैब्लिश करने में जितनी टोटल पूंजी लगती है, तो पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से लेकर 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। 10% से 25%, मतलब अगर 100 करोड़ का है तो 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक सब्सिडी मिल जाएगा। बुंदेलखंड और जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ पे सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाई को क्रमशः 25, 20 और 15% की जो है वो सब्सिडी मिलेगी। 10 से 25% है ये, और तो उसको बांटा है ये बुंदेलखंड में, इसमें 25, 20 और 15%। मध्यांचल जो है और जो पश्चिमांचल है, मतलब मध्य यूपी और जो पश्चिम का यूपी है, उसको 20%, 15% और 10%, ये 20%, 10% ये है क्या, तो इसमें जो सूक्ष्म उद्योग है उसको 25%, जो लघु है उसको 20% और जो मध्यम है उसको 15%, ये क्रमशः दिया गया है। जो अनुसूचित जाति जनजाति चाहे महिला जो उद्यमी है उनको 2% का अतिरिक्त सब्सिडी दिया जाएगा। सब्सिडी की जो अधिकतम लिमिट है वो 4 करोड़ रुपए होगी, किसी भी हालत में 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको सरकार नहीं दे सकती है, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस हो। उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले जो भी सूक्ष्म उद्योग हैं उनके लिए जो पूंजीगत ब्याज सब्सिडी के संबंध में जो ऋण पर देय है, वार्षिक ब्याज का 50%, मतलब कि जो सूक्ष्म उद्योग हैं, ये जो सूक्ष्म उद्योग हैं, इसमें सूक्ष्म उद्योग में आपका आप जितना भी लोन लेते हैं और उसका जितना ब्याज बनेगा, मान लीजिए कि आप 100 करोड़ लोन लेते हैं और उसका ब्याज मान लीजिए 10% है, तो 10% ब्याज हो गया 10 करोड़ रुपया, तो 10 करोड़ ब्याज हो गया, तो वार्षिक तो जितना भी उसका ब्याज बन रहा है उसका 50%, 50% मतलब कि 5 करोड़ के आसपास हुआ। लेकिन सरकार पूरा आपको 5 करोड़ देगी नहीं, उसकी अधिकतम लिमिट कितनी है, 25 लाख रुपए, वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा आपको ब्याज नहीं देगी, और ये प्रति इकाई 5 वर्षों तक के लिए दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति व महिला जो भी उद्यमी हैं उनको, उनके लिए जो ब्याज सब्सिडी है वो 60% है। यहाँ पे 50% था ब्याज में जो सब्सिडी मिलेगी, और यहाँ पे 60% की सब्सिडी मिलेगी जो SC ST हैं और जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए। और अगर कोई ऐसी इकाई है जो स्टॉक एक्सचेंज में अगर सूचीबद्ध हो जाती है तो व्यय के 20%, मतलब एकदम 5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मतलब जो NSE और BSE है उसमें अगर सूचीबद्ध हो जाता है तो 20% जो है, मतलब मैक्सिमम 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। प्रदेश में MSME इकाई जो पार्क है उसकी स्थापना के लिए
10 एकड़ भूमि या उससे अधिक स्थापना के लिए आपको खरीदना होगा। मिनिमम 10 एकड़ तो खरीदना ही है, और भूमि खरीदने के लिए 100% स्टाम्प से आपको छूट दिया जाएगा। और जितने की भूमि है उस पर आप जो ऋण लेंगे, अगर तो जितने भी वर्ष, मान लीजिए कि आप 15 वर्ष का अगर ऋण लेते हैं कि 15 वर्ष में पूरी पूंजी चुका पाएंगे, तो सरकार उसमें 7 वर्षों तक जितना भी आपका ब्याज बन रहा है वार्षिक रूप में, उसका 50% जो है वो सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। और उसकी अधिकतम सीमा जो है वो 2 करोड़ रुपए तक की है। मतलब आपका अगर ब्याज जो है 2 करोड़ के आसपास बनता है तो सरकार पूरा दे देगी, और 4 करोड़ के आसपास अगर आपका ब्याज बनता है तो 2 करोड़ सरकार देगी ब्याज, और 2 करोड़ जो है वो आपके द्वारा दिया जाएगा। अगर जीआई टैग अगर हम पेटेंट कराते हैं, तो लागत जितनी भी है पेटेंट कराने की, उसका 75% यानी कि 10 लाख रुपए तक सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट है उसका पेटेंट कराते हैं तो। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022। ये नीति जो है ये 5 वर्षों के लिए है, और इसमें जो लॉजिस्टिक होता है, लॉजिस्टिक मतलब कि जैसे कोई प्रोडक्ट, जैसे कि यूएसए से जो भी प्रोडक्ट जैसे इंडिया आता है तो वो हमेशा सऊदी अरेबिया होके आता है, तो सारा प्रोडक्ट पहले सऊदी अरेबिया में उतरता है, और वहाँ से फिर दूसरी प्लेन पे भर के ये चाहे जहाज से इंडिया आता है। तो वहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेयर हाउस होगा जिसमें सारा सामान रखा आता है, उसी को लॉजिस्टिक सपोर्ट कहते हैं। मतलब सारे सामान की जो आपूर्ति की जाती है। तो जो लॉजिस्टिक की लागत होती है उसको कम करने के लिए ये नीति लाई गई है, जो वेयर हाउस में और जो लॉजिस्टिक मतलब होल्ड करने के सामान को इन्वेंट्री के रूप में जो पैसा लगता है सरकार का उसमें, तो इनका टारगेट है कि इनके जो लागत है उसको कम किया जाए। लॉजिस्टिक पार्क के लिए फास्ट ट्रैक भूमि का आवंटन किया जाएगा, और लॉजिस्टिक अवस्थापना सुविधाओं को मुख्यतः 3 शीर्षकों में, मतलब लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए मुख्यतः 3 शीर्षकों में इनको बांटा गया है, जिसमें भंडारण सुविधाएं हैं और वेयर हाउस है। दूसरा है मल्टी मॉडल पार्क है, ये सब है। और तीसरा जो है वो अन्य सुविधाएं आती हैं, जो भी उसमें फ्रेट टर्मिनल जो भी होता है, ये सारा इनको इसमें वर्गीकृत करके मतलब आकर्षक उपादान दिया जाएगा और प्रोत्साहन सरकार के द्वारा इनको प्रदान किया जाएगा। जो उपादान दिया जाएगा वो 2 तरीके से दिया जाएगा, एक फ्रंट एंड उपादान दिया जाएगा और एक बैक एंड उपादान दिया जाएगा। फ्रंट एंड में क्या है, फ्रंट एंड उपादान के तहत जो है स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगा, जो भू उपयोग है उसके परिवर्तन में रियायत, मतलब कि अगर कृषि भूमि थी आप उद्योग के लिए यूज करते हैं तो भूमि का परिवर्तन करना पड़ेगा उसके पर्पज का, तो उसमें रियायत मिलेगा। विकास शुल्क में छूट मिलेगा, ग्राउंड कवरेज सरकार पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। बैक एंड उपादान में क्या है, पूंजीगत उपादान, जितना पूंजी लगेगा उस पर कुछ सब्सिडी मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूटी पे छूट मिलेगा, गुणवत्ता प्रमाणन पे, मतलब अलग अलग तरीके से सरकार जो प्रोत्साहित करेगी। उत्तर प्रदेश मिलेट्स चाहे कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सरकार ने 2023 में उत्तर प्रदेश में ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ, जितने भी मतलब जो पहले ये सारे अनाज बहुत पहले होते थे, लगभग आज से 20-25 साल पहले इसको लोग यूज़ करते थे, लेकिन आज के समय में लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो सरकार ये जो भी मोटे अनाज हैं इनको मतलब इनका पुनरुद्धार करना चाहती है। मिलेट्स कदन्न की खेती को बढ़ावा देने हेतु इसका क्षेत्र का आच्छादन, मतलब कि इसका क्षेत्रफल बढ़ाना, कि ज़्यादा क्षेत्र पर इसकी बुआई हो, उत्पादन बढ़ाना और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने का सरकार का उद्देश्य है। इसके लिए सरकार कर क्या रही है, तो 1 जनवरी 2023 से लेकर के 2026-27 तक संचालित किया ना, मतलब वर्तमान में ये चीज़ संचालित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 26-27 तक ये चलेगा। 5 वर्षों का जो आकलित जो इसका अनुमान है कितना इसमें धन लगेगा, तो 18,626 लाख रुपए लगने वाला है। सभी 75 जिलों में होगा ये। जो मिलेट्स के जो बीज हैं, मिलेट्स बीज मतलब ये जितने भी आप अनाज देख रहे हैं, ये ज्वार, कोदो, रागी, मडुआ, ये सब, इसके बीज जो हैं वो किसानों को मिनी किट के रूप में कृषकों को जो है निःशुल्क बांटा जाएगा। कृषकों को मिनी किट बांटी जाएगी। इसमें जो सीमांत और जो लघु किसान है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब जो भी छोटे किसान हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके लिए 2023-24 से 4 वर्षों तक 27 तक मिनी किट जो है वो 2.5 लाख कृषकों को निःशुल्क वितरित की जाएगी।
कृषकों का जो चयन है वो कृषि विभाग के पोर्टल पर जो पंजीकृत जो लोग हैं, भारत सरकार जो किसान किसान सम्मान निधि जिनको मिलता है, किसान सम्मान निधि में जो भी लोग उसके अंतर्गत आते हैं, जो लोग रजिस्टर्ड हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और चयनित कृषकों को चयनित कृषक जो भी हैं उसमें से 25% जो है वो SC ST जो है वो होंगे कृषक। और इसमें महिला कृषकों को वरीयता दी जाएगी। और 2023 जो है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, सांवा है, रागी है, मडुआ है। इसमें जो मोटे अनाज है सरकार उनको चाहती है कि फिर से उसको उगाया जाए। ये लोगों के स्वास्थ्य में भी बहुत लाभकर होते हैं। और ये जो पूरा इसका कार्यकाल है वो 26-27 तक है। ये 1 जनवरी 23 से लेकर 26-27 तक है, 5 वर्षों का है। इसमें 18,626 लाख रुपए का पूरा टारगेट है ये। और इसमें किसानों को मिनी किट बांटी जाएगी, कितनी? 2.5 लाख मिनी किट बटेगी। और इसमें जो सीमांत किसान है, जो लघु किसान है, उनको प्राथमिकता होगी। और महिला किसान जो है उनको अलग से प्राथमिकता होगी। और 4 वर्षों तक 2.5 लाख मिनी किट बटेगी। और जो इसके जो किसको इसको फायदा मिलेगा? तो जो किसान सम्मान निधि में जो लोग पहले से रजिस्टर्ड है उनको फायदा मिलेगा। SC ST को जो मतलब जो भी किसान चयनित होंगे उसमें 25% जो है वो SC ST होंगे। और महिला किसानों को मिलेगा। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। 5 वर्ष के लिए है ये। और इसमें पर्यावरण में जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कम करना है। और जो भी हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उससे विद्युत को बढ़ाना है, मतलब जो स्वच्छ ऊर्जा है उससे। इसकी जो नोडल एजेंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसकी नोडल एजेंसी है वो UP नेडा है, मतलब उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। इसमें जो निजी पार्क हैं, निजी पार्क मतलब जो सोलर पार्क होते हैं, उनकी स्थापना करना। और इसमें जो भूमि है वो 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष, मतलब 1 वर्ष का जो उसका किराया रहेगा जो आप लेंगे वो 15,000 रुपये उसका किराया है। और वो 30 वर्ष की अवधि के लिए जो है वो लिया जाएगा, प्राइवेट क्षेत्र उसको लेगा। और देखिए ये प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है कि 5 वर्ष तक प्रचार प्रसार करना है। अगर जनपद है, नगर निगम है तो 2 लाख रुपया। और अगर नगर पालिका है तो 1 लाख रुपए का, मतलब जो भी है फंड इसको दिया जाएगा। ये उतना मुख्य नहीं है, मुख्य ये है कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं से, मतलब टोटल जो सरकार का टारगेट है वो 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में। इस 22,000 मेगावाट में जो 14,000 मेगावाट है वो सोलर पार्क से आएगा। और जो 4500 मेगावाट है वो सोलर रूफटॉप से आएगा, जो आवासीय क्षेत्र में, मतलब जो घर होते हैं, घर के ऊपर जो सोलर पैनल लगता है उससे 4500 मेगावाट का उत्पादन होना चाहिए। और जो सोलर रूफटॉप है गैर आवासीय मतलब जिसपे आवास, जैसे कि जो भी सरकारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उस पर लगभग 1500 मेगावाट का। और जो PM कुसुम योजना है, PM कुसुम योजना में घटक C1 और C2 से मतलब 2000 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। मतलब ये टोटल जो है ये 22,000 मेगावाट है। तो टोटल टारगेट है 22,000 मेगावाट। और इसमें फिर अलग अलग सबका क्लासिफिकेशन है कि कहाँ से हमको 22,000 मेगावाट प्राप्त होगा। इसमें 5 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता के स्टोरेज सिस्टम के स्थापित सोलर पार्कों को 2.5 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट की दर से पूंजीगत उत्पादन उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब 5 मेगावाट अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, चाहे कोई बहुत बड़ा किसान है, वो 5 मेगावाट अगर प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से 2.5 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट की दर से आपको पूंजीगत उत्पादन, मतलब जो पूरी पूंजी है, पूंजी पे जितनी भी पूंजी लग रही है उसके लिए, उस पर सरकार आपको 2.5 करोड़ रुपया सब्सिडी देगी। और ऊर्जा जो स्टोर होगी वो पीक लोड के समय इसकी आपूर्ति की जाएगी। स्टोरेज सिस्टम के साथ सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी। और उत्तर प्रदेश जो है इसमें देश का अग्रणी राज्य बनेगा। मतलब UP का टारगेट है कि पूरे इंडिया में पहला स्थान मतलब बनना कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो क्लीन एनर्जी का UP में ही हो। और हम लोग ये सब तो पढ़े ही हैं। और इसके लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता जो है अतिरिक्त राज्य सरकार के 15,000 रुपये प्रति किलोवाट और अधिकतम 30,000 रुपये। ये इधर रिसेंट एग्जाम में किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन। जो वित्तीय सहायता है मतलब केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार तो 15,000 रुपये पे दे ही रही है, लेकिन जो केंद्रीय सहायता है वो 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता जो है वो स्वीकृत होगी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इतना।
अयोध्या शहर जो है, अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और जो 16 नगर निगम हैं उनको और नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर होगा? तो अयोध्या शहर को सोलर सिटी बनाना है और नोएडा को अलग से बताया गया है और जो 16 नगर निगम है उनको सोलर सिटी बनाया जाएगा। कुल मांग का, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सोलर सिटी हम किसको कहेंगे? सोलर सिटी कहेंगे कि अगर किसी शहर की जितनी भी डिमांड है उसकी कुल मांग का न्यूनतम 10% जो ऊर्जा है वो क्लीन एनर्जी हो, मतलब कि जो सौर ऊर्जा संयंत्र हैं उससे अगर आपकी आपूर्ति हो रही है तब उसको हम कहेंगे कि ये सोलर सिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना टोटल डिमांड है उसका 10% अगर प्रोडक्शन जो है वो सौर ऊर्जा से हो रहा है तो वो सोलर सिटी माना जाएगा। 2011 की नगर निगम क्षेत्र की जनगणना के अनुसार 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से राज्य सरकार द्वारा नगर निगम को चाहे नोएडा सिटी को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब हर व्यक्ति, मतलब जितने भी, जैसे अयोध्या को अगर सोलर सिटी बनाया जा रहा है तो अयोध्या में जितनी आबादी है उसमें 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सरकार जो है वो सहायता प्रदान करेगी, जो भी कंपनी जो है उस पूरे शहर को सोलर सिटी बनाएगी। सौर ऊर्जा संयंत्रों के रख रखाव के लिए 30,000 युवकों को, पहले तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको सूर्य मित्र कहा जाएगा। सूर्य मित्र कहा जाएगा किसको? जो लोग जब किसी शहर को जब सोलर सिटी बना दिया जाएगा, सोलर पैनल पूरे शहर भर में लग जाएगा तो उसके रख रखाव के लिए, उसका रख रखाव कौन करेगा? उसके रख रखाव के लिए जो भी लोग रहेंगे उनको सूर्य मित्र कहा जाएगा और इसके लिए 30,000 लोगों को मतलब नौकरी पर रखा जाएगा उसके देख रेख के लिए। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, मतलब ये आईटी सेक्टर से संबंधित है और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा और आईटी से जो भी सेवा जनित हो रही है ये उसके लिए नीति है। सरकार का इसमें निवेश का जो टारगेट है, मतलब जो राज्य सरकार पर निवेश के लक्ष्य का 16.5% भाग जो है वो इतना रुपया जो है वो 5 वर्ष के लिए अनुमानित है। अब आईटी में क्या क्या आता है? आईटी सिटी बना सकते हैं, आईटी पार्क बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी जो नई टेक्नोलॉजी हैं जो यूपी के सिलेबस में भी ऐड हो गई हैं अब तो, इन सभी के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा और इसके लिए जो पूंजी जो लगेगी, जो उस पर ब्याज लगेगा, जो भूमि होगी, जो स्टाम्प ड्यूटी होगी, सबसे सरकार छूट देगी, ये 5 वर्षों के लिए है। आईटी पार्क की स्थापना के लिए चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी तकनीक है उसमें जो विशिष्ट केंद्र हैं उनकी स्थापना के लिए आप जितनी भी पूंजी ले रहे हैं उसमें 5 करोड़ रुपए की स्थिर पूंजी पर 10% की दर से सरकार द्वारा आपको सब्सिडी दिया जाएगा, जिसकी जो अधिकतम सीमा है वो 50 करोड़ रुपए होगी। अगर आप उधार लेते हैं किसी बैंक से, अनुसूचित बैंक से, चाहे वित्तीय संस्थानों के लिए, ये सावधि ऋण पर 7% या फिर जो वास्तविक भुगतान किया गया ब्याज हो चाहे जो भी कम हो, ये वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने का मतलब जब से ये प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर देगा 5 वर्ष की अवधि के लिए ये प्रदान किया जाएगा और अधिकतम सीमा जो उसकी प्रति वर्ष है वो प्रति इकाई 1 करोड़ रुपया होगी। जो पश्चिमांचल का क्षेत्र है, जो मध्यांचल का क्षेत्र है और जो पूर्वांचल का हो, चाहे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र हो, उसके लिए रोजगार मानदंडों को पूरा करने के लिए जो भूमि की लागत है उसका 25%, जिसकी अधिकतम सीमा जो है वो 50 करोड़ रुपए है, सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। और अगर आप कोई पेटेंट कराते हैं तो पेटेंट फाइलिंग के लिए जितनी भी, चाहे जो रजिस्ट्रेशन चाहे उसको फाइलिंग कर लीजिए, जो भी लागत लगेगा उसका 100% जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि एकदम नई तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सरकार इसमें ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। जो घरेलू पेटेंट है उसकी जो अधिकतम सीमा है वो 5 लाख रुपए है और अंतर्राष्ट्रीय अगर आप पेटेंट कराते हैं तो ये 10 लाख है, 10 रुपये नहीं, ये 10 लाख रुपए है होगी। प्रस्तावित नीति के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है, जिससे 1 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष और 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार का आकलन सरकार द्वारा किया गया है। अब जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
और अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन जो है वो इसी पॉइंट से बना था, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से क्वेश्चन आया था। जनसंख्या नीति हमारी जो है वो 2021 से लेके 2030 तक की है, मतलब ये 10 वर्षों के लिए है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने सन 2000 में अपनी पहली जनसंख्या नीति अपनी सरकार लेके आई थी। जो कुल प्रजनन दर है वो 2016 तक 2.1 जो है वो करने का टारगेट था। संस्थागत प्रसव जो होता है वो 1998-99 के दौरान 15.5% था, जो 15-16 में इतना परसेंट हो गया। संस्थागत प्रसव मतलब कि जो भी सरकार के द्वारा जो भी हॉस्पिटल खोले गए हैं, ठीक है, उसमें भी जितनी माताओं का प्रसव होता है उसको संस्थागत प्रसव हो गया वो। और जो मातृ मृत्यु दर है 1998 में 707 था, अभी 197 है। और जो शिशु मृत्यु दर है वो 2000 में 83 था और वर्तमान में 43 रह गया है। तो ये तो पुराना डेटा है सरकार का, लेकिन जो नए जो कुछ लक्ष्य रखे गए हैं उनको हम देखेंगे। तो 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2130 का अनावरण किया गया। 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं। इसका जो मुख्य तथ्य है, कुल जो प्रजनन दर है वो 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9। एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी सरकार ने जो भी टारगेट बनाया है उसमें जो आगे का जो लक्ष्य रखा है, पहला रखा है 2026 का और उसके बाद 2030 का। तो यही दोनों वर्ष इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो कुल प्रजनन दर है वो 2.1 हो गया 2026 के लिए और 2030 के लिए हो गया 1.9। फिर जो 0 से 1 आयु के बच्चे जो हैं उनका जो शिशु मृत्यु दर है 2026 तक उनका टारगेट है 32 करने का और 2030 तक उसको 10 और कम करके 22 करने का लक्ष्य है। फिर जो 0 से 27 दिन के जो बच्चे हैं उसमें जो जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो 2026 तक इसको 22 बच्चा और 2030 तक 12 बच्चा करने का लक्ष्य। मतलब ये मृत्यु जो काउंट की जाती है ये प्रति 1000 बच्चों पे काउंट की जाती है। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो मृत्यु दर है वो 2026 तक 35 और 2030 तक 25 करने का लक्ष्य है। जो जीवन प्रत्याशा है, मतलब कितना व्यक्ति जीता है उसका औसत, 2026 तक 64.3 से बढ़ा करके 66 वर्ष, मतलब वर्तमान में इतना है, ये 66 वर्ष किया जाएगा और 2030 तक इसको 69 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्ष तक के बच्चों में जो कुपोषण है, कुपोषण 16.4% 26 के लिए, 11.4% 2030 के लिए। 5 वर्ष से कम आयु के 38% बच्चों का जो वजन है वो कम पाया गया है और इसका टारगेट है कि 2026 तक केवल 24% बच्चों का कम पाया जाए और 2030 तक 14.5% का कम पाया जाए। इस नीति में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस नीति में ये जो है मातृ मृत्यु दर पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति 1 लाख जीवित जन पर मातृ जो मृत्यु दर है वो 167 है और 2026 तक इसको 150 करने का लक्ष्य है और 2030 तक 98 करने का लक्ष्य है। जो संस्थागत प्रसव है 2026 तक 80 और 2030 तक 90%, मतलब 100 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से जो 90 बच्चे हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होंगे। और वर्तमान में जो संस्थागत प्रसव का जो दर है वो 89% है, ये भारत में, उत्तर प्रदेश में नहीं। तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो नोट्स बनेगा, नोट्स बनाने के लिए आप क्या करिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा फैक्ट क्या है, जैसे कुल प्रजनन दर ये 2026 और 2030 जो भी है यहाँ पे, आप यहाँ पे डेटा डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे और ऐसे ऐसे फिर करके ये आपको इजीली कंपेयर करके ही इजीली याद होगा। तो इसका एक टेबल बना लेंगे तो आपको आसानी होगी और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट से इस बार क्वेश्चन यहाँ से दिया था। हो सकता है कि आरओ के एग्जाम में इन जो आगे जो नीचे 4-5 पॉइंट है वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। उत्तर प्रदेश की जो डेटा सेंटर नीति है 2021 में इसका संशोधन हुआ है।
5 वर्ष के लिए इसको लागू किया गया है, या फिर उसके बाद जब तक कोई अगली नीति ना आए ये तब तक के लिए लागू रहेगा। इसमें जो भारतीय निवेशक, जो वैश्विक हैं, जो भारतीय निवेशक हैं, उनको आकर्षित करना है डेटा सेंटर के उद्योग में। डेटा सेंटर इकोसिस्टम का निर्माण करना है, और इसका जो उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए अनुमानित इसका निवेश है, और उससे 900 मेगावाट क्षमता का कम से कम 8, पहले ये 3 था, वर्तमान में ये 8 जो आधुनिक डेटा सेंटर पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोडल एजेंसी, किसी भी नीति का नोडल एजेंसी याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो भी नोडल एजेंसी होगी उसको निवेश मित्र पोर्टल पे जाके सारा काम इसका होगा। इसके लिए सिंगल विंडो है ये। और डेटा सेंटर पार्क में जो पूंजीगत उपादान है, ब्याज जो है, भूमि का जो क्रय पट्टा है, उस सब पे स्टाम्प ड्यूटी पे छूट रहेगा, और भी वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो बुंदेलखंड है और जो पूर्वांचल का क्षेत्र है उसको अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। और डेटा सेंटर उद्योग को सेवा प्रदाता के रूप में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो मतलब जो डेटा सेंटर उद्योग है उसको ESMA की कैटेगरी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 2025। निर्यात में क्या है कि बढ़ाना है, विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। जो निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता है वो भी बढ़ाई जाएगी। राज्य के निर्यात में वृद्धि करने हेतु जो भौतिक अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और सामर्थ्य का विकास करना है। वैश्विक बाजार में अवसरों को चिन्हांकित करना है। यही सब है। इसमें जो मेन है ये है कि मेक इन इंडिया ब्रांड का विकास करना है, और कोशिश ये करना है कि आप जो भी निर्यात कर रहे हैं वो वस्तु ऐसी योग्य हो कि उसको GI टैग प्राप्त हो जाए। इसके लिए जो भी आप निर्यात करेंगे उसके लिए केंद्र राज्य समन्वय प्रकोष्ठ यानी कि सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सेल की स्थापना की जाएगी। मतलब केंद्र और राज्य का समन्वय रहेगा तो निर्यात जो है वो अच्छे से होगा। और जिला निर्यात मतलब इसमें हर लेवल पे है, जैसे जिला लेवल पे है, फिर जनपद हो गया, और इसके लिए परिषद का गठन किया जाएगा। यही बताया गया कि इसके जो अध्यक्ष होंगे जिला पर जिलाधिकारी होंगे, और उपायुक्त सदस्य हैं इसके सचिव होंगे। मेन इसका ये कि जो जिला लेवल पे जो उसके अध्यक्ष हैं वो जिलाधिकारी होंगे, और राज्य स्तर पे जो है वो राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति बनेगी। बस इसमें आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है ये यही है। इसमें B2B एक्सचेंज की स्थापना। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, बिजनेस टू बिजनेस। एक B2C होता है, B2C बिजनेस टू सिटीजन होता है। फिर एक G2G होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। एक G2B होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है। तो इसमें जो है वो B2B एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश जो निर्यात नीति है वो 2020 से 25 के लिए है। और उत्तर प्रदेश निर्यात नीति के इसके क्रियान्वयन संबंधी जो कार्य हैं वो उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के द्वारा, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के द्वारा जो निर्यात नीति के जो भी सारे काम है वो संपादित किए जाएंगे। और इसमें अगर पशु का क्रय विक्रय होता है तो उसके लिए E-हार्ट पोर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद कर लीजिएगा। E-हार्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक हार्ट पोर्टल जो है वो विकसित किया जाएगा। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो कृषकों की आय को दोगुना करना है। और कृषि से निर्यात को तो बढ़ाना ही है, लेकिन निर्यात में भी जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश स्वस्थानीय मलिन बस्ती पुनर्विकास योजना। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो भी मलिन बस्तियां हैं उनका स्वस्थानीय मतलब जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में है वो उसी स्थान पे उसका विकास करना, उसका पुनर्विकास करना। उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र सुधार व निपातन अधिनियम 1962
ये जो मलिन बस्ती जो अधिनियम है वो 1962 का है और उसमें धारा 3 उसको परिभाषित किया गया है। मलिन बस्ती कहते किसको हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी उस बस्ती को मलिन बस्ती कहेंगे जिसको मान्यता दी गई हो जहाँ पे न्यूनतम 300 लोग निवासित हों, कम से कम 300 लोग रहेंगे तभी उसको बस्ती माना जाएगा। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण यानी कि सूडा उत्तर प्रदेश है। नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर जो यूपी के जो मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सक्षम प्राधिकारी हैं, प्राधिकारी बनेंगे और भी जो लोग हैं वो इसमें इस समिति के सदस्य बनेंगे। अगली नीति है उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 की है ये। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2018 में कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था और इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति जो है वो बनाई गई थी। उसी के तहत उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 बनाई गई है। इस नीति में जो लक्ष्य रखे गए हैं उद्देश्य जो है आय में वृद्धि करना, निर्यात को बढ़ाना और कृषि निर्यात को 2024 ये टारगेट है 5 साल का 2024 तक दोगुना करना और कुछ बेसिक बातें हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार से संस्थागत कार्यप्रणाली बनाना है। इसमें जो ताज़े फल और सब्जियां हैं उनके निर्यात के लिए लंबी दूरी के समुद्री प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना है क्योंकि ताज़े फल और सब्जियां जो हैं वो जल्दी बेकार हो जाते हैं, तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाना ज़रूरी है फल और सब्जियों के लिए। फिर राज्य के ब्रांड का प्रचार करना, उस पर जोर देना है हमको। यूपी के जो भी प्रोडक्ट हैं तो उसका एक ब्रांड बनाना और उनका प्रचार करना। जिले या जिले समूह बना देंगे तो उसको क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर का मतलब हो गया किसी एक समूह में कई चीज़ें जब होती हैं तो उसको क्लस्टर कहते हैं। तो जिले या जिले के समूहों के क्षेत्रों में क्लस्टर बनाने हेतु क्लस्टर पद्धति के माध्यम से राज्य कृषि नीति को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो नीति है इसमें 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में इसमें है क्या, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो किसी क्षेत्र में जाती है और किसी बड़े भूभाग को जिसमें जैसे बहुत ढेर सारे अगर किसानों की ज़मीन अगर एक ही साथ है तो किसी बड़े भूभाग को वो किराए पर ले लेंगे और उसमें एक साथ जो है वो खेती करवाएंगे बड़े पैमाने पर। उद्देश्य इनका यही है। तो ये जो नीति है वो 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में संकुल रूप में खेती करने का इनका प्रस्ताव करती है ये, जहां विदेशों की मांग पर फसलों का उत्पादन, मतलब विदेश में जिस चीज़ की डिमांड है उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में फसलें बोई जाएंगी और उन्हीं देशों को फसलों का निर्यात भी किया जाएगा। मतलब इससे ये होता है कि कोई देश जो है वो अगर कोई स्पेसिफिक फसल चाहता है तो यूपी सरकार के साथ वो टाई अप कर सकता है और नए खाद्य प्रसंस्करण जो है उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे इसके लिए। अगला है वेब मीडिया नीति 2016 में संशोधन। तो वेब मीडिया में क्या है कि जो न्यूज़ वेबसाइट होती हैं और जितने भी पोर्टल्स होते हैं उनको शासकीय विज्ञापन प्रदान किए जाने का ये नियमन है। मतलब जो भी न्यूज़ चैनल आते हैं उस पर जो भी सरकार के जो भी ऐड चलते हैं उसका ये नियमन इसमें किया जाएगा। इसमें वेबसाइटों को उनके 2 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। जैसे अगर 10 चैनल हैं, जैसे एबीपी न्यूज़ हो गया, चाहे एनडीटीवी हो गया, चाहे जो भी चैनल है, तो उनका जो पिछला 2 वर्ष का जो उनका प्रदर्शन है उसके आधार पे ही उसमें से कुछ चैनल सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको फिर सरकार के जो योजनाओं की जो भी एड्स हैं उनको दिए जाएंगे। तो पहले ये संख्या जो थी वो 2.5 लाख थी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चैनल है एबीपी न्यूज़ है, एबीपी न्यूज़ अगर सरकार की किसी योजना को अगर अपने यूट्यूब चैनल पे, चाहे अपने किसी भी पेज पे, ट्विटर पे, चाहे कहीं भी अगर प्रदर्शित करता है तो पहले अगर 2.5 लाख अगर हिट आते थे तो उस हिट को घटा करके अब 0.5 लाख, मतलब कि एक वीडियो पे अगर 50 लाख अगर हिट आ गया है, ठीक, तो वो सरकार के सिलेक्शन प्रोसेस में के लिए वो एलिजिबल है। वेबसाइट की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति के हिसाब से की जाएगी। इसमें गणना का
आधार जो है वो यूनिक यूजर होगा। यूनिक यूजर मतलब कि हर जैसे कि एक वीडियो है अगर, तो एक वीडियो को ये नहीं है कि एक मोबाइल से आप 10 बार देखें तो 10 बार काउंट होगा। 10 ईमेल आईडी से जब देखा जाएगा तब वो 10 काउंट होगा, उसको यूनिक यूजर कहते हैं। वेबसाइटों की इसमें 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 की, जो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 है, उसी के आधार पे, उसी के जगह पे 2022 को लेके आया गया है और ये 5 वर्षों के लिए प्रभावी, मतलब 2027 तक प्रभावी रहेगा। और इसमें इसका विजन क्या है? उत्तर प्रदेश को पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है और यूपी में सबसे ज़्यादा पर्यटक आ सकें और यहाँ पे रोजगार और अवसर का सृजन हो सके, यही इसका लक्ष्य है। जो 2018 की जो पर्यटन नीति है ये वाली, इसमें इनका टारगेट था कि प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो मतलब इनकम हो, और जो आगामी 5 वर्ष हैं उसमें 15% जो है वो घरेलू पर्यटक का आगमन बढ़े और 10% जो है वो विदेशी पर्यटक का आगमन बढ़े। आगामी 5 वर्षों में देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनना था, यूपी का ये लक्ष्य था। और उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा, मतलब पर्यटन अब उद्योग कहा जाएगा। 1 फरवरी 2018 के बाद जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, निर्माण किया होगा, चाहे और निर्मित होगा, तो उसके लिए उन्होंने पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत अगर पंजीकरण कराया है तो ये जो संशोधन हो रहा है वो उसके भी पात्र होंगे। अब पर्यटन में जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जैसे कि होटल हो गया, हेरिटेज हो गया, जितने भी होटल्स हो गए, हेरिटेज हो गए, ग्राम स्टे हो गए, इको टूरिज्म हो गए, तो जितनी भी जगहें होती हैं इन सभी को अब उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और इन इकाइयों को श्रेणियों का मतलब अलग अलग इनको श्रेणी में बांटा जाएगा। और नए जो पर्यटन गंतव्य स्थल हैं, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट, तो ये सारे सर्किट है, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि किस सर्किट, कौन सी सर्किट है किसकी जगह से होकर जाती है, तो इसमें कहा गया कि इसमें इन सभी सर्किट का विकास किया जाएगा। और पर्यटन विभाग जो उत्तर प्रदेश का है उसके साथ जो भी रजिस्टर्ड जो स्टार कैटेगरी के जो भी होटल हैं उन सभी को आतिथ्य उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इसका मूल है कि जो टूरिज्म है उसको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए प्रोत्साहन, सब्सिडी और छूट भी प्रदान की जाएगी। जो बड़े उद्योग, जो बड़े बड़े होटल, चाहे जो भी बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं। विद्युत शुल्क, इसमें ये देखिए, जो विद्युत शुल्क है वो व्यावसायिक दरों के स्थान पर औद्योगिक दरों पर लिए जाएंगे। औद्योगिक दरों पर इनको कम रेट में दिया जाता है। औद्योगिक भूखंड अगर है तो औद्योगिक भूखंड पर होटल व रिजॉर्ट का निर्माण अनुमन्य किया जाएगा और उन्हें उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। मतलब कि पहले औद्योगिक अगर भूखंड था पहले, और मान लीजिए अगर वो उद्योग अगर नहीं चला, वो बंद हो गया, तो भूमि की कैटेगरी तो उद्योग वाली है, तो आप उस पर होटल तो खोल नहीं सकते हैं। तो अब होटल को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है तो आप उस पर होटल भी खोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 2018 में भारत की जीडीपी का लगभग 10% जो है वो, मतलब $16 ट्रिलियन से अधिक पर्यटन से आया था। ठीक, 2018 में जीडीपी का 10%, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 10% जो है वो केवल पर्यटन से ही आया हुआ है। और सकल यात्री आगमन एवं घरेलू यात्री आगमन की दृष्टि से ये दूसरा बड़ा राज्य है, मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है पर्यटन के क्षेत्र में। यहाँ सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। उत्तर प्रदेश खनन नीति सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्ति के मूल मंत्रों पर आधारित है ये नीति। और खनन नीति में क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? खनिजों के विषय में जागरूकता को बढ़ाना, सर्वसामान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंच को बढ़ाना, सर्वसामान्य को खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि कराना, खनिजों के मूल्य को जनसाधारण के सामर्थ्य के अनुरूप बनाए रखना, मतलब कम से कम रखना, और उपयुक्त आधारों पर खनिजों की जो स्वीकार्यता है उसको बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक जो सतत विकास है उसकी गति को तीव्र करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें खनिजों से जो प्राप्त राजस्व है वो राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में जो अंश है उसका 1.85% है, उसको बढ़ा करके
3% तक करना है। मतलब राज्य की जितनी भी इनकम हो रही है उसमें से कुल राजस्व प्राप्ति में 1.85% इनकम होता है और उसको 3% तक करना है अगले 5 साल में। खनिज आधारित सूचना के लिए निदेशालय स्तर पर विशेष सेल की स्थापना की जाएगी और अवैध खनन परिवहन पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर, मतलब अवैध खनन अगर हो रहा है तो क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालय बनेगा और जो इसकी खनिज आधारित जो सूचना है उसके लिए निदेशालय स्तर पर विशेष सेल का गठन किया जाएगा और त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। इसमें यही इसका टारगेट है कि जो कुल राजस्व प्राप्ति है उसमें 1.85% अभी तक है, उसको 3% तक पहुंचाना है। तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, अब वो ख़त्म होती हैं। इसके बाद हम अगले भाग में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार हम पढ़ेंगे कि जिससे आपको आसानी हो याद करने में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।